बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है वंस मोर टू द लेक, एक बार दोबारा फिर झील पर। तो इसको भाई ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दी है और आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अगर समझाने में आए तो बहुत टाइम लगता है और बच्चे फिर भी भूल जाते हैं कि सर ने क्या बोला था, इसलिए मैंने ये रिटन में लिख दी है ताकि आप आसानी से पैराग्राफ वाइज, मैंने पैराग्राफ नंबर भी दे दिए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप पूरा इंग्लिश का पढ़ेंगे वन समर से लेके ओल्ड प्लेस तक, तो इसकी जो मीनिंग है यहाँ लिखी हुई है और इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। इनकन्वीनियंसेस है, इसका मतलब है तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियाँ, बस। उसके अलावा सब इजी है। यहाँ मैंने लिख दिया एक मौसम गर्मा में तकरीबन 1904 में मेरे वालिद ने एक माइन के इलाके में झील पर एक कैंप किराए पर लिया और अगस्त के महीने में, माइन जो है इलाका है वहाँ का, मेन कह लें, माइन कह लें, और वहाँ उस इलाके की ये झील थी। अगस्त के महीने में हम सबको वहाँ ले गए। स्वाय कुछ मामूली तकलीफ़ों के छुट्टी कामयाब रही और इसके बाद से हम में से किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि माइन की झील जैसी दुनिया में कोई जगह है। बस आपने इसी तरह अब इंग्लिश पढ़ते जाना है और ये साथ में ट्रांसलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो है आई टुक से लेकर नेक्स्ट पेज पर पाइन्स, ये दरख्त, स्नोबर दरख्त को कहते हैं पाइन्स, यहाँ तक है। ये पैराग्राफ ही सबसे लेंदी है और इसकी ट्रांसलेशन यहाँ मौजूद है। कुछ मुश्किल वर्ड जो हैं वो आप जब पढ़ेंगे समझ जाएंगे। जैसे फोर्थ लाइन में मैरिड, यानी कि मतलब एक चीज़ का तबाह हो जाना, ख़राब हो जाना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें तो लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है डिसोलेटेड, ये भी इसी मीनिंग में आता है कि ये जो है रास्ते ख़राब हो गए होंगे, मतलब वो। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पेज पर अगर आप आ जाएं और ये जो है रिटर्न इनटू द ग्रोव्स, ये पूरा एक फहरिस्त है कि पुरानी चीज़ों की तरह, यानी पुराने ख्यालात में जाना। यहाँ पे मीनिंग इसके ये आ रहे हैं। ये सब मैंने सारा करके इसलिए लिख दिया है और मैं अल्फाज देख रहा हूँ, कोई ऐसे वर्ड हो जो हो सकता है आपको समझ में ना आए तो उनकी मैं मीनिंग आपको अलग से बता दूँ। तो बहरहाल इसमें भी बस यही वर्ड्स थे और बहुत इजी है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है इंग्लिश जैसी लिखी होती है वैसी नहीं होती, उससे ज़रा सी चेंज होती है। इसी तरह अगर आप थर्ड वाले में आएंगे, थर्ड पैराग्राफ में छोटा सा पैराग्राफ है, उसकी मीनिंग भी आप यहाँ पे स्प्रिंकल्ड, वैसे तो स्प्रिंकल्ड कहते हैं मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर, वहाँ पे बात आ रही फैले हुए, ठीक है। वैसे हम कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे चीज़ हम जैसे मसाला छिड़कना, स्प्रिंकल इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फैले हुओं को कह रहे हैं और इसमें भी कोई ऐसी और चीज़ नहीं है। फिर अगर हम, मतलब ये छोटा सा पैराग्राफ था और बहुत मतलब इजी था, तो मैं ये बता रहा था कि इंग्लिश में अमूमन जो इंग्लिश लिखी होती है सेम मीनिंग नहीं बनती। उसकी मीनिंग, चूँकि ये कहानी सुना रहे हैं अपनी झील पर जाने की, कभी ये भी अपने वालिद के साथ जाया करते थे और अभी अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट पास्ट दोनों को लेकर चल रहे हैं। मतलब है तो पास्ट की बातें, लेकिन वो अपना भी बीच में ज़िक्र कर रहे हैं कि मैं अब, यानी एक इस पैराग्राफ में आप 4 में देखेंगे तो ये पैराग्राफ मीनिंगफुल है बहुत ज़्यादा और बच्चे समझ नहीं पाते इसको। इस पैराग्राफ में वो जहाँ पे कह रहे हैं आई वॉज माई फादर, यानी मैं ख़ुद अपना बाप था, तो यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ मेरा बेटा है वो, मैं ऐसा लग रहा था, वहम, इल्यूजन का वर्ड आएगा जिसका मतलब है वहम होना, ख्याल आना कि ये मैं हूँ और जो मैं हूँ वो मेरे वालिद हैं। यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनको सेंसेशन प्रिस्टेड, यानी इस तरह की जो है ना ख्याल आने से झुरझुरी सी आना, ठीक है, अजीबो गरीब वो होना, तो इस तरह की फीलिंग, क्रीपिंग जिसको कहते हैं, अजीबो गरीब फीलिंग का आना। तो ये इस पैराग्राफ 4 में भी जो है क्रीपी सेंसेशन तक लास्ट एंड है इस पैराग्राफ का और इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि वो किस तरह से अपना मुआवजा कर रहे हैं जब वो अपने वालिद के साथ आए थे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप 5 में भी देखेंगे तो वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जब उन्होंने फ़िशिंग स्टार्ट की तो बिल्कुल जिस तरह वो ड्रैगन फ्लाई, वो जो हेलीकॉप्टर टाइप का कीड़ा होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह आया। तो उसे और यहाँ पे जो कन्विंस
बियॉन्ड एनी डाउट। ये जो वर्ड आया है इसका मतलब ये कि उसे और उसका जो शक था वो पक्का हो गया कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैं अपने वालिद के साथ आया था तो मेरे साथ हुआ था। और कश्ती भी बिल्कुल सेम वैसी ही थी, उसका कलर भी वैसा था। और रिब्स ब्रोकन, रिब्स वैसे तो कहते हैं पसलियों को, लेकिन वहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कश्ती के अंदर की लकड़ियाँ जहाँ से टूटी हुई थी वो अब भी वहीं से टूटी हुई थी। ठीक है। इसके अलावा लास्ट वर्ड है डिब्रिस, यानी कि मलबा, कचरा। अंदर जो है वो कश्ती से जब नीचे को देख रहे थे पानी में तो उस झील के पानी में जो है पत्ते, कचरा, गारा जो है वो सब उसमें नज़र आ रहा था। तो ये जो आपका 5 नंबर है पैराग्राफ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 की, तो 6 में जो है वो अब झील के बारे में बता रहे हैं कि झील जो है उसको जिस तरह छोड़कर जाया जाए वो उसी तरह मिलती है, क्योंकि ये समंदर तो है नहीं कि लहरें आएँ। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह छोड़कर गए थे वैसी ही थी। और मछलियाँ जो तैर रही थी उसमें जो है उनका मतलब किस तरह से मछलियाँ तैर रही हैं। और कुछ लोग भी वहाँ आकर, दूसरे कैंपर्स भी नहा रहे थे, एक तो बल्कि साबुन से नहा रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके अलावा जोलिटी जो है, लास्ट वर्ड जो जोलिटी है इसका मतलब भी हैप्पी है, हैप्पीनेस, खुशी, खुश होना। तो ये तमाम ये जो इसमें पैराग्राफ है इसमें तकरीबन यही वर्ड है। यह एक अनसब्सेशनल वर्ड है, क्लियर एंड अनसब्सेशनल, शफाफ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर टॉपिक जो पैराग्राफ नंबर 6 है ये इसके बारे में बात की जा रही थी। और यहाँ पर जो है जैसे स्कूल ऑफ फिश कहा गया है, तो ये एक वर्ड है जैसे कि ग्रुप, मछलियों के ग्रुप को हम कहते हैं। 7 में अगर आ जाएं तो द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग, यहाँ से ये शुरू है। तो अब वो बता रहे हैं कि पिछली बार जब मैं वालिद के साथ आया था और इस बार सिर्फ ये वाली चीज़ इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये गलत थी। क्या गलत था? कि इस बार जो है जो कश्तियाँ थीं उनकी जो इंजन थे वो कश्ती के बाहर की तरफ लगे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा जो है ना जर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड पैदा कर रहे थे और तंग कर रहे थे, यानी उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी इस बार। और वो बता रहे हैं कि जब मुझे पिछली बार का याद आया तो पिछली बार जब हम आए थे तो इन बोर्ड थी, आउट बोर्ड नहीं थी, यानी उनके इंजन कश्ती के अंदर नीचे की तरफ नस्ब थे। तो उनकी आवाज़ जो है ना, आवाज़ तो थी लेकिन बहुत कम थी, बिल्कुल ऐसा था जैसे दूर से आवाज़ आती हो ना मच्छर बना रहे हों, तो इस तरह की आवाज़ थी। उसमें एक लंगर वाले, दो सिलेंडर वाले और एक सिलेंडर वाले इंजन थे। और फ्लैटेड मतलब थरथराना और पोड़ यानी खुड़ की आवाज़ें आना, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई। और वो कहा कि ये जो इतने इंजन ऐसे थे कि सारा दिन हमें तंग करते रहे गर्मी में, और रात को भी जब हम सोने के मतलब गए कमरों में अपने, तो रात तक हमारे कानों में मच्छरों की तरह ये आवाज़ें भिनभिना रही थी, क्योंकि सारा दिन शोर में रहे तो वही आवाज़ें आ रही थी। इसी तरह अगर हम टॉपिक पैराग्राफ 8 की बात करें तो ये भी छोटा सा ही है और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हमारा दिन ख़त्म हुआ। और हम जो है चूँकि गर्मी बहुत थी तो कमरे भी गर्म हो रहे थे और वहाँ पर हम फिर जो है लेट गए। ठीक है। और वो बता रहे हैं कि बाहर हवा चल रही थी पर अंदर तो गर्मी थी। और इसी तरह जो है वो खुशबू आ रही थी, दरख्तों की भीनी भीनी खुशबू। और फिर वो बता रहे हैं कि मैं सुबह उठूँगा तो इसी तरह गुलेरी रोज़ाना की तरह छत पर नाच रही होगी। और वो कह रहे हैं कि मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और मुझे हर चीज़ याद आ रही थी। तो ये इसकी जो है मैंने जल्दी से कोशिश की, अगर मैं इसको इंग्लिश के साथ पढ़ के आपको समझाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से आपको समझा दिया। इसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू है। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जैसे मैंने बता दिया था, मेर ख़राब होना, तबाह बर्बाद हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। टार जो है ये तारकोल जो रोडों पर बिछती है, टार उसको कहते हैं। ग्रूव्स जो है यहाँ पर तो पूरा फेरिस यूज़ हुआ था, रिटर्न इनटू द ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब है रोज़मर्रा की आदत। ठीक है। स्नीक दबे पाँव चले जाना। इल्यूजन अभी इसमें वर्ड यूज़ हुआ है 2-3 बार, वहम का होना। क्रीपी अजीबो गरीब। ठीक है। अजीबो गरीब सी एहसास होना। मॉस काई, ये जो हरे कलर की पानी के गिर्द काई जम जाती है उसको हम कहते हैं मॉस। जुलिटी मैंने अभी बताया था, खुशी को कहते हैं। सेडेटिव पुरसुकून, कामिंग। ठीक है, पुरसुकून होना। और पेटुलेंट बेहंगम, बुरी आवाज़, ऐसी आवाज़ के जो आपको तंग कर दे तो इसको पेटुलेंट कहते हैं। तो ये मतलब आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और भी मैंने कोशिश किया था बीच में आपको बता दूं।
उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 में जो था फिल इन दी ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर थे। द राइटर इन द ऐसे वंस मोर टू लेक इज अकम्पनीड बाय हिज सन। इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर करेक्टराइजर्स हिमसेल्फ। अब यहाँ पर उसने ऐसा तो कुछ करेक्टराइज नहीं किया, लेकिन हमें पढ़ने से पता चलता है कि वो लेक वाटरमैन था, यानी झील पर जाने का उसको शौक था। द राइटर हैज़ रेफर्ड द वर्ड पेलिसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कामनेस, ठीक है। और 4 था देवर वॉज टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर। तो क्या टैपिंग कर रहा था? स्क्वायरल थी, गुलेरी थी, और उसकी बात की जा रही है। तो आपने मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ना है। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं होती, एक ही लफ्ज़ के कई मीनिंग्स निकलते हैं, और मैंने इसीलिए जो है इसकी पूरी मीनिंग्स करके ट्रांसलेशन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप जब इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में, के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 5 है द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द ऐसे हैप्पी, ठीक है, हैप्पी महसूस किया उसने, अपने आप को खुश महसूस किया। 6 था डैश कॉट 2 फिश बिफोर लंच बोथ सन एंड फादर। वहाँ वर्ड यूज़ हुआ था वी का मतलब है हम, तो ज़ाहिर बाप बेटा थे। 7 द राइटर रिविजिटेड द लेक विद हिज सन इन डैश सीजन। तो समर सीजन में हमेशा आते थे वो। द राइटर सन हैज़ सीन डैश वाइल ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। लिली पैड्स से कमल के फूल थे भाई। 9 द राइटर यूज़ टू विजिट लेक इन मेन या माइन, तो मेन का इलाका था, USA में है ये मेरे ख्याल से। 10 है फॉर डैश द राइटर यूज़ टू गो टू द लेक, तो फ़िशिंग के लिए। वैसे तो इन्जॉइंग कूल वाटर भी सही है, लेकिन चूँकि उन्होंने वहाँ पे शिकार किया था मछली का, और इन्जॉय कूल वाटर भी उन्होंने बताया था कि किस तरह वो इन्जॉय कर रहे हैं, और स्विमिंग भी की थी। तो बहरहाल ज़्यादा मेरी नज़र में जो है इसका बेस्ट आंसर जो है वो फ़िशिंग ही है। तो ये इसके जो है MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो है थर्ड एक्सरसाइज में पास सीन ऑफ लेक, पास सीन आपने बताने और लेटर सीन बताने। तो पास सीन थे द शेल्टर बे एंड स्ट्रीम्स, द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, द कैंप एंड द पाथ बिहाइंड द कैंप, द कूल एंड मोशनलेस लेक अर्ली इन द मॉर्निंग। और 5 है द लॉन्ग शेडोज़ ऑफ द पाइन्स। और लेटर सीन्स क्या थे? ये पहले के सीन जब वो अपने वालिद के साथ आया था, और बाद के सीन जब अपने बेटे के साथ आया। तो नॉइज़ी साउंड ऑफ द मोटर थी, द वॉर्म्स एंड ड्रैगन ऑन द बोट वाइल फिशिंग, फिशिंग सीन था, द टार्ड और पिच रोड था, आ स्कूल ऑफ फिश एंड इट्स शैडो इन द और वाटर था। तो ये आपने कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी बुक में से, ये मैंने जो है बस जल्दी से ये लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जो भी चैप्टर में आपने इसके सेंटेंसेस पढ़े हैं, आप कुछ भी पास सीन ऑफ लेक जो पुराने बात थी वो लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ लेटर सीन, तो वो जो बाद में हुआ, यानी जब ये दोबारा आए अपने बेटे के साथ, तो वो सीन आप यहाँ पर ख़ुद से भी लिख सकते हैं अगर आप टॉपिक को समझ जाएंगे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 4 की बात करें तो इसमें आपने सिमिलीज़ और मेटाफोर्स लिखने हैं। सिमिलीज़ जो हैं लाइक मॉस्किटोज़, लाइक द वंस यू अलाउ योर माइंड रिटर्न इनटू द ग्रोव्स विच लीड बैक, लाइक दैट लेक इन माइन एज इट ऑलवेज हैड बीन दैट द ईयर्स वर मैरिज एंड देयर हैड बीन नो मैरिज, लाइक अ डुअल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर ये जो लाइक लाइट यूज़ हो रहा है सिमिलीज़ में, यही होता है कि जो दो चीज़ें एक जैसी हों। जैसे हम उर्दू में भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिलाते हैं, जैसे हमने उर्दू में पढ़ा था कि वो मेरा बेटा चांद सा है, यानी इस तरह की जो तशबीहात जिसे कहते हैं, सिमिलीज़ कहते हैं तशबीहात को, तशबीह देना, ठीक है। और मेटाफोर्स, यानी यहाँ पे मेटाफोर्स, आई वॉज माई फादर, द लेक इज़ कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर, My groin felt the chill of death. The lake seemed an enchanted sea. The lake is constant and trustworthy body of water. तो ये आपका था एक्सरसाइज 4। और एक्सरसाइज 5 में है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में रीड करके नहीं दे रहा, इसके 10 क्वेश्चन हैं, आप इसमें ख़ुद देख सकते हैं। ये मैंने मतलब इनके आंसर्स लिख दिए हैं। मतलब देखें, क्वेश्चन के आंसर्स आप कहीं से भी दे सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है इन आंसर्स के बाद कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा भी इस एक्सरसाइज में ग्रामर वर्क भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो ग्रामर वर्क ऐसा मतलब वो नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब बताऊं, यानी अहम जिसको कहते हैं ना इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को क्यों ग्रामर वर्क ज़रूर करवाना है, क्योंकि पेपरों में आपके जो है ग्रामर वर्क मैंने आपको बता दिया कितना ज़रूरी होता है।
और उसके बग़ैर जो है इंग्लिश के पेपर को चेक जो किया जाता है उसका मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करें, मैं इंशाल्लाह ग्रामर क्लासेस भी इसी में ऐड करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है कि इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट होते हैं, यानी LIT और लैंग्वेज। तो अभी तो हमने ये LIT किया है, इसमें लैंग्वेज का भी सेक्शन दिया हुआ है और मैंने सरसरी सा देखा था तो कुछ ऐसा ख़ास मुझे नज़र नहीं आया, मतलब कोई अहम जिसको कहें हम ग्रामर, तो इस वजह से मैंने उसको जो है वो स्किप कर दिया है। लेकिन अगर किसी को नीड होगी, किसी को ज़रूरत होगी तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब आप लोग ये देख लें और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और मतलब आपको समझ में आया नहीं आया, ये एक्सप्लेनेशन का तरीका सही है तो इसी तरह चलते हैं, नहीं तो फिर आप बता दीजिएगा फिर किसी और तरीके से। ये सबसे बेस्ट है, आप बार बार उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके इसको समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।